दोस्तों ये है दुनिया के नक्शे पर बसा छोटा सा सोमालीलैंड और ये है इसका वर्ल्ड फेमस बाजार जहां रोज दुकानें खुलती हैं, सड़क के किनारे रेहड़ियां सजती हैं, खरीदार हजारों की भीड़ में लाइन लगाते हैं, मोल भाव होते हैं, बोलियां लगती हैं और लोग बोरी की बोरियां भर कर ले जाते हैं, लेकिन सब्जियों की नहीं बल्कि पैसों के बंडल की। जी हाँ, तराजू पर किलो के भाव से नोट के बंडल तोलते यहाँ आपको कई दुकानदार मिल जाएंगे। हरे हरे 500 के नोट, 1000 के गुलाबी नोट और 100 पैसों के ढेर का तो पूछिए मत, जो रद्दी के भाव यहाँ बिकते हैं। लेकिन जनाब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी एक्सपेंसिव करेंसीज सोमालीलैंड में कैसे बिक रही है, जिन पैसों को प्रिंट करने की अथॉरिटी केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होती है, भला वो बाजार में क्यों बिक रही है? क्या ये सोमालीलैंड का कोई इलीगल बाजार है या यहाँ की खुद की सरकार इस बिजनेस को खुलेआम प्रमोट करती है? चलिए आज इन सभी क्वेश्चंस की पड़ताल कर लेते हैं। देखिए, इंडिया में पैसे बनाने, छापने और उसके सर्कुलेशन की कमान जहां आरबीआई के हाथ में है, वहीं सोमालीलैंड में ऐसा लगता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं साहब, जो मनी की निगरानी का काम कर सके। तभी तो यहाँ पैसे एटीएम और बैंक में मिलने के साथ साथ खुलेआम बाजारों में बिक रहे हैं। एक तरफ जहां देश दुनिया के लोग अपनी करेंसी की सिक्योरिटी में ही हजारों करोड़ों लगाते हैं, वहीं सोमालीलैंड के लोग हजारों करोड़ की करेंसी को तो सब्जी फल के भाव बेचने के लिए निकलते हैं। और ये सब देश के किसी दूर दराज के कोने में नहीं होता, बल्कि खुद कैपिटल सिटी हकीजा में होता है। यहाँ कुल मिलाकर पैसा एक ट्रेड कमोडिटी है, इसलिए तो बंडल की शक्ल में ये शहर की सड़कों पर पड़ा रहता है। ऐसे में ना तो कोई इनकी हिफाजत में तैनात रहता है और ना ही कोई इन्हें चुराने की हिमाकत करता है। खुद दुकानदार ही गला फाड़ फाड़ कर इसे बेचते हैं। जी हाँ, और इन्हें खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि इस बाजार में पैसों की भी वही वैल्यू है जो बाजार में बेचे जाने वाले किसी दूसरे आइटम की होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है और लोग ऐसा क्यों पैसे को बेचते हैं? इसका जवाब हमें सोमालिया के इतिहास में जाकर मिलता है, जो मनी मार्केट की एक अलग हिस्ट्री बताता है। तो बात यही कोई साहब 3 दशक पहले की है। ये वक्त था साल 1991 का, जब नॉर्थ अफ्रीका में एक देश अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड सिविल वॉर के बाद सोमालिया से अलग होकर एक्सिस्टेंस में आया था। तब यहाँ के मूल निवासियों ने इसे अपना नया देश तो मान लिया, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कई यूएन नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे अभी तक देश की मान्यता नहीं दी है। जी हाँ, लेकिन यहाँ के 40 लाख लोगों की पॉपुलेशन अपने आप को ऑटोनॉमस डेमोक्रेसी मानने का दावा करती है। कुल मिलाकर यहाँ लोग तो हैं, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन का कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम लंबे समय तक नहीं रहा है। ना तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इनके देश में एक्टिव रही और ना ही कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर निकल कर आया जिसने दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा। इसी का नतीजा भी रहा कि दुनिया के नक्शे पर होने के बावजूद भी बड़ी सुप्रीम पावर्स के लिए इस देश की कोई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं बन पाई। हालांकि आज इस देश के पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी है और डिफेंस पावर पर भी इनकी पकड़ मजबूत हो रही है। लेकिन ये चीज ध्यान देने वाली है कि हर चीज वक्त के साथ बदलती है साहब, और आज भी यहाँ पॉवर्टी गली चौराहों पर देखने को मिलती है। खुद मीडिया में छपी खबरें ये बताती हैं कि ये जगह बेहद गरीब है और यहाँ के लोगों में भी हद से ज्यादा गरीबी साफ देखी जा सकती है। आलम तो ये है कि यहाँ के लोगों के पास रोजगार का कोई साधन तक नहीं है। ले देकर जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और प्रॉफिट जैसे टर्म तक यहाँ के कई लोगों ने अपनी जिंदगी में सुने ही नहीं है, और उन्हें इससे फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि यहाँ लोग अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लें, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एजुकेशन, सोसाइटी और ग्लोबल रेस से इतने पिछड़े होने की वजह से एक सशक्त इकोनॉमी को लोग यहाँ समझ नहीं पाते, और यही एक कारण भी है कि यहाँ नोटों के बंडल रद्दियों के भाव बिकते हैं। अगर आज भी आप यहाँ ट्रैवल पर्पस से जाएं और यहाँ के कोई भी मार्केट की गलियों से गुजरें, तो आप पाएंगे कि सोमालीलैंड की करेंसी शिलिंग यहाँ रेडियो में सजी रहती है, और यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इसका डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा रहा है कि एक समय पर इसे रखना ना रखना एक ही बराबर हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हाल इतना बुरा है तो ये देश चल कैसे रहा है? यहाँ से क्या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता भी है या नहीं? वेल, इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है द आर्टेरियम के साथ, जो आपके लिए लेकर आया है रामलला की मोहन छवि, जो हूबहू अयोध्या के रामलला का प्रतिरूप है।
ये न केवल आपके दोस्त बल्कि एडवाइजर और प्रोटेक्टर बनकर आपकी लाइफ को गाइड करेंगे और आपकी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर देंगे। इसे अभी खरीदने के लिए आपको इसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप मिस्टिका 10 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो देखिए, सोमालीलैंड में बात जब एक्सपोर्ट की आती है तो यहाँ से भारी मात्रा में ऊंटों का एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी ये अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है कि देश की इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्ट मिल सके और लोग सुकून और आराम से एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकें। वहीं दूसरी प्रॉब्लम इस देश की ज्योग्राफी भी है, क्योंकि इस अनऑफिशियल देश का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका हुआ है। एक बड़े लैंडस्केप पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर रेत के चलते कुछ डेवलप ही नहीं हो सकता। ऊपर से एक्सट्रीम पानी की कमी की वजह से इलाके में सूखा पड़ जाना भी यहाँ आम बात है। इसी का नतीजा है कि सोमालीलैंड में गरीबों का स्तर नॉर्मल से भी ज्यादा डेंजरस है। अब इतनी प्रॉब्लम के बीच इनकी करेंसी भी साल दर साल गिरती जा रही है। कोई इकोनॉमिक फंक्शनैलिटी ना होने की वजह से करेंसी की वैल्यू स्टेबल नहीं है और आज भी इनकी वैल्यू चूरन में मिलने वाले चिल्ड्रन बैंक्स के नोट जितनी है। मगर फिर भी यहाँ सोमालीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि एक समय पर यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले 8,500 से लेकर 9,000 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते थे। वहीं अगर कोई 10,000 डॉलर दे दे तो उसके नोटों की वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग दिए जाते थे, और वो भी 1 या 2 किलो नहीं बल्कि पूरे 50 किलो सोमालीलैंड शिलिंग। लेकिन कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं साहब कि इस सिचुएशन में अब सुधार हुआ है। 2023 से 24 के बीच अब एक यूएस डॉलर की कीमत 600 शिलिंग तक भी पहुंच गई है। वहीं डॉलर्स को छोड़कर बांग्लादेशी टक से इस करेंसी की कंपैरिजन करें तो एक बांग्लादेशी टक की कीमत 6 सोमालीलैंड शिलिंग के बराबर मिलती है। और अगर किसी को $100 एक्सचेंज करवाने हो तो लिटरली इसके लिए उन्हें एक ट्रक भर के शिलिंग करेंसी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वहीं इसी के साथ साथ अगर यहाँ किसी को सिगरेट की तलब लग जाए और उसे एक सिगरेट खरीदनी हो तो उसे हमारे यहाँ की तरह 10 या फिर 20 या 22 रुपए नहीं बल्कि पूरे 500 या फिर 1000 शिलिंग का नोट चाहिए होता है। वहीं थैला भर सब्जी खरीदने के लिए थैले भर नोटों की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी को गलती से कोई कीमती गहना खरीदना हो तो उसे शिलिंग के नोट से भरा ब्रीफकेस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी दुकान तक ले जाना पड़ता है। अब यहाँ हम आपको ई रिक्शा या फिर टेम्पो का परफेक्ट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पहिए वाली ठेला गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है। और यही वजह है कि यहाँ की राजधानी कहे जाने वाली हरकीशा के बाजारों में अक्सर लोग ठेला गाड़ी पर ही नोट लाद कर चलते हुए नजर आते हैं। वैसे इस देश की एक खासियत भी है, जहां एक तरफ भारत में अभी भी दूर दराज के कई इलाकों में कैशलेस फैसिलिटी के लिए जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं यहां सालों पहले लोग कैशलेस हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह है कि यहां की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया और करेंसी के रद्दी में तब्दील होने की वजह से लोग लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। वो छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी चीजों के लिए भी सिर्फ मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई क्रेडिट कार्ड का ज्यादा चलन है और ना ही डेबिट कार्ड का, इसलिए यहाँ फोन की ट्रांजैक्शंस फैसिलिटी जिंदाबाद है। वैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से याद आया कि इस देश में एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है। ऐसे में ये बात स्वाभाविक हो जाती है साहब कि यहाँ ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम है और ना ही कोई एटीएम। यही वजह है कि आपको यहाँ भिखारी भी बहुत हाईटेक नजर आ जाएगा, क्योंकि वो भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करता दिखेगा। वैसे सबके कैशलेस हो जाने की वजह से ये भी हो सकती है कि कौन छोटी मोटी खरीदारियों के लिए झोला भरकर नोट ढोता फिरे। फिर यहाँ आम और खास सभी कैश वहीन रहना ही पसंद करते हैं। फिर चाहे फुटपाथ पर सब्जी और फल बेचने वाला हो या फिर बड़ी बड़ी चमचमाती परचून और बाकी जरूरत के सामान वाली दुकानों पर बैठे धन्ना सेठ, कहीं भी चले जाओ, बस अपने मोबाइल से दुकानदार का मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर कोड स्कैन करो, पैसे तुरंत ग्राहक के अकाउंट से दुकानदार के खाते में चले जाते हैं। वैसे सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं बल्कि अफ्रीका के कई छोटे बड़े देश कैश रखने का झंझट छोड़ कैशलेस वाली व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घाना, तंजानिया, युगांडा में भी मोबाइल बैंकिंग की क्रांति आ रखी है। इसी तरह केन्या में भी बड़ी तादाद में लोग M-पैसा के जरिए ही भुगतान कर रहे हैं। वैसे अब आप ये मत मान लीजिएगा कि कैशलेस हो जाना कौन सी बड़ी बात है। हमारे देश में भी तो कई बड़े शहर लगभग पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं। मगर सोमालीलैंड की खासियत है साहब कि यहाँ के शहरों के साथ साथ गाँव में भी लोग नोटों को भूल चुके हैं।
बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ के गांव में 60% से ज्यादा लोग अब अपने मोबाइल के जरिए ही पूरा लेन देन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ 16 बरस से ज्यादा की उम्र वाले 88% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो उनके लिए बातचीत करने का तो जरिया है ही, मगर अब ये उनका निजी बैंक भी बन गया है। जबकि यहाँ के ज्यादातर लोग निरक्षर हैं, यानी अनपढ़ हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। वैसे यहाँ लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व है भी नहीं, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिससे उनकी सिर्फ आजीविका चलती रहती है। साथ ही ये देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा निर्भर रखता है। आप ये मान लीजिए कि जितनी भी इकोनॉमी यहाँ डेवलप हुई है और जितना भी इस देश ने सुधार किया है, उसमें एक बड़ी सफलता टूरिज्म की ही रही है। बताया जाता है कि इस देश में बीचेस और यहाँ काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगल हैं, जिस पर रिसर्च चलता रहता है और शोध से जुड़े लोग आए दिन यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ के टूरिज्म में काफी बूस्ट आया है, लेकिन अभी भी लोग अपना जीवन जीने के लिए प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वैसे देखा जाए तो 1991 में इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसको बने ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। ऐसे में जाहिर है कि इसे डेवलप होने में वक्त लगेगा। अब इस देश में स्ट्रॉन्ग सरकार, लीडर और मिलिट्री भी काफी एडवांस होती रही है, तो जाहिर है कि आने वाले सालों में ये भी दुनिया के बाकी देशों की तरह विकसित हो जाएगा और ये मनी मार्केट कॉन्सेप्ट भी फिर शायद खत्म हो जाए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी और करेंसी बाकी करेंसी की तरह ही वैल्यूएबल हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? आप अपने जेन्युइन कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।